हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनेस्थेटिक्स के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं एनेस्थेसिया के बारे में। तो ये एनेस्थेसिया होता क्या है, इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही जनरल एनेस्थेटिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनेस्थेटिक्स होता क्या है। एनेस्थेटिक्स कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो हमारी पूरी बॉडी को या फिर बॉडी के किसी एक पार्ट को सुन्न करने के लिए काम की जाती है, मतलब सुन्न करने के लिए दी जाती है। सुन्न करना यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन। उसमें हम अगर कहीं पे भी मान लो इंजेक्शन के थ्रू हम किसी एक पार्ट को सुन्न करना चाहते हैं, तो अगर हमने उस पार्ट को जैसे कि सुन्न करना है, जैसे हमको दाढ़ निकलवानी होती है, तो जब डॉक्टर जो है वो निकालने से पहले हमें एक इंजेक्शन देता है, ठीक है, टूथ में। तो वो इसलिए देता है ताकि वहाँ की जो स्किन है वो सुन्न हो जाए और आपको पेन ना हो। ठीक है, तो पेन से बचने के लिए या फिर पेन का सेंसेशन ना हो, इसलिए हम एनेस्थेटिक्स देते हैं। तो एनेस्थेटिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक और एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक, अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करना चाहते हैं तो हम लोकल एनेस्थेटिक देंगे, और अगर पूरी बॉडी को ही हम सुन्न करना चाहते हैं तो हम जनरल एनेस्थेटिक देंगे। एक और बात, एनेस्थेटिक्स जो है उनका एक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि कुछ एक समय के लिए वो पार्ट या फिर बॉडी सुन्न रहेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, वापस उसमें सेंसेशन आ जाएगा। तो साइट ऑफ एक्शन जो लोकल एनेस्थेटिक है वो किस साइट पे काम करता है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे लोकल एनेस्थेटिक काम करता है, और जनरल एनेस्थेटिक सीएनएस पे काम करता है। अब जो लोकल एनेस्थेटिक है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी पे ही काम करेगा, और लोकल एनेस्थेसिया जो है वो पूरी बॉडी को ही अनकॉन्शियस कर देता है, यानी कि टोटल अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। अनकॉन्शियसनेस यानी कि अनअवेयरनेस। ठीक है, तो जब वो सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो वो पूरी बॉडी अनअवेयर होगी, कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। पेन का सेंसेशन नहीं होगा, टच का सेंसेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ की जाती है सर्जरी के दौरान, ठीक है। और ये जो लोकल एनेस्थेसिया होता है उसमें जो पर्सन रहता है वो फुली कॉन्शियस रहता है, यानी कि उसको सब पता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है। बस एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हमने हाथ को एनेस्थाइज करा तो हाथ पे जो होगा वो उसे पता नहीं चलेगा, पर बाकी सारी चीज़ें उसको पता रहेगी कि सब दूर सेंसेशन होगा, सिर्फ उस पार्ट में नहीं होगा। और ये माइनर प्रोसीजर्स के लिए हम लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, और जो मेजर प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। जो लोकल एनेस्थेसिया होता है वो सेफ़र होता है और ये थोड़ा रिस्की होता है, जनरल एनेस्थेसिया। अब हमने जान लिया इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हमको पढ़ना है जनरल एनेस्थेसिया को डिटेल में। तो अब हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है। जनरल एनेस्थेटिक्स कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती है जो क्या करती है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी कि सेंसेशन लॉस हो जाता है और पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, बॉडी मतलब पूरी अनकॉन्शियस हो जाती है। तो ये जो है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी पर्सन है उसको पेन ना हो। जैसे जनरल एनेस्थेसिया जो बहुत ही अलग अलग वेरियस रूट्स के थ्रू हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं बॉडी के अंदर। मेन जो है इंट्रावेनस और इन्हेलेशनल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इफ़ेक्टिव डोज में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जनरल एनेस्थेसिया की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो ये रिवर्सिबल सीएनएस डिप्रेशन में काम करता है, यानी कि सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। रिवर्सिबल यानी कि कुछ समय के लिए, फिर वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। दूसरा, ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, पूरी बॉडी इसमें अनकॉन्शियस हो जाती है। मसल रिलैक्स कर देता है और रिफ्लेक्सेस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। अब एक आइडियल एनेस्थेटिक्स क्या होगा, यानी कि एनेस्थेटिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो वो नॉन इरिटेंट होना चाहिए, बॉडी को कोई हार्म ना करे, प्लस उसका बैड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसमें से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसकी जो सेफ्टी है वो बहुत अच्छी सेफ़ होना चाहिए, और ये गुड मसल रिलैक्सेशन होना चाहिए, यानी कि इससे मतलब अच्छे से मसल रिलैक्स हो जाए, ऐसा होना चाहिए।
CNS को डैमेज नहीं करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। इनएक्सपेंसिव यानी ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो ये कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ थी एनेस्थेटिक्स की। एनेस्थेटिक्स और एनेस्थेसिया दोनों एक ही चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम। एक तो इन्हेलेशनल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। इन्हेलेशनल यानी कि गैसेस के थ्रू हम जब नोज से किसी चीज़ को इन्हेल यानी कि अंदर सांस लेते हैं और उस अंदर सांस के साथ हम उस दवाई को अंदर ले रहे हैं, तो वो इन्हेलेशनल। इंट्रावेनस यानी कि वेंस के अंदर जब इंजेक्शंस के थ्रू हम कोई सा भी एनेस्थेसिया देते हैं तो वो इंट्रावेनस होता है। मस्कुलर, अगर मसल में इंजेक्ट कर रहे हैं हम एनेस्थेसिया को तो इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस लेयर में अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो सबक्यूटेनियस। अब इसकी 4 स्टेजेस होती है जनरल एनेस्थेसिया की। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, जिसको वॉलेंट्री एक्साइटमेंट भी बोलते हैं या फिर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक ऐसी ड्रग्स होती है जो पेन को रिड्यूस करने के लिए काम आती है, पेन को रिड्यूस करने के लिए काम आती है एनाल्जेसिक। तो इसको स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, इन्हेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस की बिगनिंग होती है, यानी कि हम एनेस्थेटिक गैस को अंदर लेना स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी में। साथ ही ये बिगनिंग होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की, मतलब यहाँ पे अभी इंसान कॉन्शियस ही है, उसका कॉन्शियसनेस गया नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो होता है इस स्टेज में। ठीक है, वो पेशेंट कैसा होता है, फुली कॉन्शियस होता है। अब सेकेंड स्टेज क्या है, एक्साइटमेंट की स्टेज। अब एक्साइटमेंट से आप क्या समझते हैं, एक्साइटमेंट मतलब ऐसा नहीं कि उछल कूद करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्साइटमेंट यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा एक्साइटमेंट होगा तो यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गया है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो गया है इंसान। फिर थर्ड स्टेज है सर्जिकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, इसमें लॉस ऑफ एक्साइटमेंट हो जाती है, यानी कि हार्ट रेट वापस कम हो जाती है, बीपी कम हो जाता है और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसमें इस स्टेज में आके पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन। साथ ही इसमें पैरालिसिस हो जाता है रिफ्लेक्सेस का, यानी कि जो रिफ्लेक्सेस है वो काम करना बंद कर देते हैं। फोर्थ है मेड्यूलरी पैरालिसिस, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है और ख़त्म कैसे होता है, ये कार्डियक फेलियर से होता है या फिर डेथ भी हो सकती है। अगर वो एनेस्थेसिया ज़्यादा अमाउंट में दे दे तो ये कार्डियक फेलियर और डेथ का खतरा होता है। अब हम जान लेते हैं, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन। जनरल एनेस्थेसिया मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं हम। सबसे पहला इन्हेलेशनल एनेस्थेसिया, दूसरा है इंट्रावेनस एनेस्थेसिया या फिर इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। तो जो ये इन्हेलेशनल एनेस्थेसिया होता है वो गैसेस के फॉर्म में अगर है तो उसका एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और अगर वो वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में है तो उसकी ये सारे ड्रग्स के नाम है, ये याद करने पड़ेंगे। ये क्या है, एनेस्थेटिक्स ही है, इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, ये भी इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स क्या है, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स भी बोलते हैं इनको। ये 3 ड्रग इसकी है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की। अब इसकी एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, उसके थ्रू आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स में क्या क्या आता है, ईथर आता है, हेलोथेन आता है, मिथॉक्सीफ्लूरेन आता है, सेवोफ्लूरेन आता है, आइसोफ्लूरेन आता है, डेस्फ्लूरेन आता है और इनफ्लूरेन आता है। अब इसको याद कैसे करें, तो इसका जो स्टार्टिंग के लेटर्स है उसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। जैसे हेलोथेन का HA, METH का मिथ, SEV, इस, डैश, इन। अब इससे कैसे याद करें, तो यहाँ पे इसको हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका HA से क्या याद करेंगे, हाँ मेथ से हम याद करेंगे मीठी, SEV से याद करेंगे सेव, इस से याद करेंगे इस, DES से याद रखेंगे देश, इन से याद रखेंगे इंग्लैंड। तो इसको कैसे याद करेंगे, हाँ मीठी सेव इस देश इंग्लैंड में मिलती है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।
और इंट्रावेनस के तो इजी है, मतलब यहाँ पे फ्लूरेन लगा देना, सॉरी इनहेलेशनल में यहाँ पे पीछे पीछे फ्लूरेन लगा देना, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें हेलोथेन का। अब नेक्स्ट इंट्रावेनस के तो इजी है, इसमें सोडियम पीछे आएगा, मीथो, इसमें याद रखना है मीथोथायोथाया, मीथोथायोथाया, तो मीथो क्या आ गया हेक्सिटल, थायोपेंटल एंड थायाअमाइलन, इस तरह से याद कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एनेस्थेटिक्स का, तो एनेस्थेटिक्स जब भी किसी पर्सन को देते हैं तो जैसे कि हमें पता है कि जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन है और इसका ये है एक्सॉन और ये है इसका न्यूरॉन एंडिंग। तो ये मान लो ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का, यहाँ पे होता है सिग्नलिंग, यानी कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम चैनल को बंद कर देते हैं और क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं। तो क्लोराइड चैनल अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पे नर्व कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि नर्व इम्पल्सेस आगे नहीं बढ़ेंगे, इस कारण से सेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो देयर इज़ नो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, दैट इज़ न्यूरोनल फायरिंग नहीं होगी। अब इनहेलेशनल को डिटेल में पढ़ते हैं। ये ऐसी ड्रग्स है जिसमें क्या वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हेलोथेन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, विच कुड बी डिलीवर्ड इन बॉडी वाया इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन के थ्रू हम इसको बॉडी के अंदर लेते हैं। दीज ड्रग्स प्रोवाइड वेरिंग डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसकी भी आइडियल प्रॉपर्टी सेम होगी एनेस्थेटिक्स की तरह। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम पढ़ते हैं फर्स्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, जिसका नाम है हेलोथेन। अगर आपको ये टफ़ लगता है तो इसको मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, इसके बाद आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। बस ये वीडियो देखने के बाद हर एक जो स्ट्रक्चर है और सिंथेसिस है उसको कम से कम 3 से 4 बार लिख के देख लेना, आपको 100% याद हो जाएंगे। तो हेलोथेन क्या है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके अंदर ब्रोमीन एटम होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है हमारा हेलोथेन का, अब हमको ये हेलोथेन बनाना है, सिंथेसाइज करना है, तो कैसे करेंगे देखो। देखिए सबसे पहले हम लेंगे ट्राइक्लोरोइथाइलिन। अब ट्राइक्लोरोइथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको इस तरह से बनाना है। ये यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, इस तरह से हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, इसलिए हम क्या बोलेंगे ट्राई, 3 है इसलिए ट्राई और Cl है इसलिए क्लोरो, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ये कितनी कार्बन की चेन है 1 और 2, तो इथ के 2 के लिए क्या लगाते हैं हम इथाइल, ठीक है, और डबल बॉन्ड है इसलिए लगाएंगे इन, तो ये क्या हो गया ट्राइक्लोरोइथाइलिन। अब ट्राइक्लोरोइथाइलिन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराएंगे। H2F2 क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। 130 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो। सबसे पहले आपको प्लस बनाना है, प्लस बना दिया, फिर यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो। अब ये यहाँ ये वाला जो कार्बन है इससे यहाँ पे Cl अटैच कर दो, तो ये क्या बन गया हमारा 1 2, तो सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये क्या हो गया 2 क्लोरो 1 1 1 1 पे 3 फ्लोरो, इसलिए क्या 3 बार 1 1 1 ट्राइफ्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, ये 1 और ये 2, तो क्या आएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए आएगा एन, तो ये क्या हो गया ट्राइफ्लोरोइथेन। अब ये ट्राइफ्लोरोइथेन में हमको क्या ऐड करना है, ब्रोमीन ऐड करना है, Br2 ऐड करना है 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा हेलोथेन। कितनी इजी सिंथेसिस थी। अब इसमें भी हम सबसे पहले प्लस बना देंगे, इस तरह से टेढ़ा प्लस बनाएंगे। ये हमारा पहले से था, हमने यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे एक और ब्रोमीन जुड़ गया, तो एक काय का स्ट्रक्चर बन गया, हेलोथेन का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसका
समझा दिया। देखो सबसे पहले हमने लिया ट्राइक्लोरो इथाइलिन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, एक प्लस बनाया, लास्ट में Cl ऐड कर दिया और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये क्या बन गया 2-chloro-1,1,1 ट्राइफ्लोरो इथेन। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई तो यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया, बाकी पूरा ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, तो ये बन गया हेलोथेन। तो यहाँ पे हमारा सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन कंप्लीट हुआ। और यही कुछ बातें लिख देंगे कि ये इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है जिसके अंदर ब्रोमीन एटम होता है, और ये एक जनरल एनेस्थेटिक है, तो ये पूरी बॉडी को ही क्या करता है, एनेस्थाइज कर देता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, जो इंसान है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमको लिख देनी है ताकि आंसर बड़ा हो जाए। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ये जो हेलोथेन है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो कि ये क्या करता है, मल्टीपल आयन चैनल्स पे ये वर्क करता है। ठीक है, बहुत सारे आयन चैनल्स पे वर्क करता है। तो और क्या करता है, ये नर्व कंडक्शन को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है। ये दूसरी बात हो गई। एक बात ये हो गई कि बहुत सारे मल्टीपल चैनल पे काम करता है, ठीक है, और नर्व कंडक्शन को डिप्रेस कर देता है। तीसरी बात ये है कि ये पोटेशियम चैनल के साथ बाइंड हो जाता है और इमोबिलाइजिंग एक्शन देता है। इमोबिलाइजिंग मतलब, इमोबाइल मतलब क्या होता है, जो इंसान चल फिर नहीं सकता है, यानी कि बिल्कुल एक जगह पे स्टैचू हो जाता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजिंग। अब तीसरी बात, ये कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड हो जाता है। कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या कॉज करता है, हाइपरपोलराइजेशन कॉज करता है। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, क्लोराइड चैनल जब ज़्यादा देर तक ओपन रहे तो वहाँ पे हाइपरपोलराइजेशन होता है और वहाँ पे नर्व कंडक्शन नहीं हो पाता है। अब इसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जानते हैं। देखो इसी स्ट्रक्चर में मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम ये स्ट्रक्चर के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं जिससे कि उसकी जो एक्शन है या फिर उसका जो मतलब एक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, या तो उसका एक्शन बढ़ जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, या फिर उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हम अगर हेलोजिनेशन कर देंगे, ये जो हमने हेलोजिनेशन कर रखा है, हेलोजन्स ऐड कर रखे हैं, तो हेलोजन्स ऐड करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन था, ये CH2, तो इसमें हमने हेलोजिनेशन कर दी तो उसकी एनेस्थेटिक पोटेंसी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, एनेस्थेटिक पोटेंसी मतलब कि वही एक्टिविटी, ठीक है, वो बढ़ गई हेलोजिनेशन करने से। अब सबसे अच्छा हेलोजन कौन सा होगा, इसमें फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे अच्छा एनेस्थेटिक का काम कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। अब फ्लोरीनेशन करने से स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। देखो यहाँ पे फ्लोरीनेशन कर दिया, सब्दुल फ्लोरीन ऐड कर दिया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब डबल बॉन्ड जो होगा वो केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देगा, यहाँ पे नहीं है पर ये है इसमें, ठीक है। तो वही इसके यूजेस लिख देना इसके बाद कि ये जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में हेलोथेन का यूज़ किया जाता है। ये मसल रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है, साथ ही जो पेन का सेंसेशन है उसको कम कर देता है। ये 2-4 बातें आपको इसके यूजेस में लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा हेलोथेन कंप्लीट हो गया। मैं इस वीडियो में सिर्फ मेन ड्रग के बारे में पढ़ा रही हूँ, इसलिए अब हम दूसरी मेन ड्रग पढ़ेंगे जो कि इंट्रावेनस में आती है। ये आपको ये सारे जो हैं मतलब ये इसके इनहेलेशनल के ये सारे याद करने हैं, ये सारी ड्रग्स। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस को एक और क्या बोलते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेन ड्रग है हमारी मिथोहेक्सिटल सोडियम। क्या है, मिथोहेक्सिटल सोडियम, ये याद करना है आपको। अब इसकी सिंथेसिस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिंथेसिस में क्या होगा, देखते हैं, इसकी सिंथेसिस करते हैं। अब हम सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। मतलब ये पूरा
इसका जो है बहुत बड़ा है सिंथेसिस, पर मैं इसको इजी वे में करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। हमें क्या बनाना है, मीथोहेक्सीटल सोडियम, मीथोहेक्सीटल सोडियम। तो सबसे पहले हम लेंगे मीथोहेक्सीटोन, ठीक है। तो ये कैसे लेंगे हम, सबसे पहले डबल बॉन्ड लगाएंगे, ओ डबल बॉन्ड, फिर इस डबल बॉन्ड को हम दो ऐसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा NH और यहाँ पे सिर्फ N आएगा। इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे, फिर ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, इस कॉर्नर पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। फिर हमें बनाना है ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि एक पूरा पहाड़ बनाना है और एक आधा पहाड़ बनाना है। फिर दो उल्टे पहाड़ बना रहे हैं और एक आधा पहाड़ बनाना है, इस तरह से बनाना है। अब हमको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, साथ ही यहाँ पे एक इस तरह से बनाएंगे लाइन, ठीक है। CH3 यहाँ पे मतलब CH3 है। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया हमारा, मीथोहेक्सीटल टोन, मीथोहेक्सीटोन। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है ना ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हेक्सीटोन। अब इसका हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, ये यहाँ पे ऐड होगा, ये वाली पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, HO डबल बॉन्ड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वापस से सेम टू सेम बना देंगे। यहाँ पे N, फिर ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे एक पूरा पहाड़, एक आधा पहाड़, फिर दो उल्टे पहाड़ और एक आधा पहाड़, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया यहाँ पे हमारा मीथोहेक्सीटल, Al यानी कि अल्कोहल के लिए हम Al लगाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे जो वाटर है वो तो रिमूव हो जाएगा, ये एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, H2 रिमूव हो जाएगा और ये सोडियम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे जोड़ेंगे सोडियम को, यहाँ पे NaO पहले से प्रेजेंट है, O डबल बॉन्ड, पूरा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा वापस से हमको बनाना है N, फिर ये इसको बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, फिर ये इस तरह से हमने वापस से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ये आएगा, तो ये क्या बन गया, मीथोहेक्सीटल सोडियम। यहाँ पे हमारी इसकी सिंथेसिस कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने क्या किया, मीथोहेक्सीटोन बनाया, फिर उसमें हमने रिडक्शन करवा दिया, तो ये यहाँ पे H जाके जुड़ गया और मीथोहेक्सीटल बन गया। और यहाँ पे हमने फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे Na जुड़ गया O के साथ, और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई मीथोहेक्सीटल सोडियम की सिंथेसिस। मीथोहेक्सीटल सोडियम किस कैटेगरी में आता है हमारा, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में आता है ये वाला, जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी उसका।